अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर MBBS बायोकेमिस्ट्री सत्यनारायण बुक से हम लोग हेमोग्लोबिन एंड परफायरिन वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसके हम ऑलमोस्ट इख्तिताम पर पहुंच गए हैं। ऑल्दो मुझे इसको 2 वीडियोस में नहीं करना था जॉन्डिस वाले टॉपिक को, लेकिन बस मुझे थोड़ी सी ज़रूरत महसूस हुई कि थोड़ा सा डिटेल में समझा देती हूँ। तो ये है कि लास्ट में अब है जॉन्डिस ड्यू टू जेनेटिक डिफेक्ट। ठीक है, जेनेटिकली अगर जॉन्डिस हो रहा है, सबसे फर्स्ट हेडिंग है न्यूनेटल फिजियोलॉजिक जॉन्डिस। ठीक है, अब ये ना एक जेनेटिक कास्ट की वजह से नहीं होता है, इसमें फिजियोलॉजिकली ड्यू टू सम इम्पेयरमेंट इन द फंक्शनिंग। अगर छोटे बच्चों के अंदर नो मौलूद के अंदर अगर जॉन्डिस हो रहा है तो उसे हम नियोनेटल फिजियोलॉजिक जॉन्डिस कहते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, अगर छोटे बच्चों के अंदर, ठीक है, नो मौलूद, उनके अंदर अभी अभी कोई ऐसा रीज़न हुआ जिसकी वजह से हीमोलाइसिस हो गई। ठीक है, तो वो क्या होता है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हीमोलाइसिस हो रही है। ठीक है, तो इनका जो लिवर होता है ना, छोटे बच्चों का जो नो मौलूद होते हैं, इनके अंदर ना जाहिर सी बात है, जब छोटे बच्चे पैदा होते हैं तो आहिस्ते आहिस्ते करके उनके अंदर चीज़ें एडवांस होती हैं, डेवलपमेंट होती है, तो उनके लिवर में ना इतनी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होती है, यानी वो एडवांस नहीं होता है, इमेच्योर होता है लिवर। तो लिवर के अंदर जो बिलीरुबिन को कॉन्जुगेट करने वाला प्रोसेस होता है, उसके अंदर भी एडवांसमेंट नहीं होती है, और उसके अंदर जो एंजाइम्स होता है, दैट इज़ ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज। ठीक है, तो UDP ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज, तो ये भी, इसकी भी कमी होती है, कम होता है ये। और उसके अलावा जो सबस्ट्रेट होता है ना, UDP ग्लूकुरोनिक एसिड, ये कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है, तो ये भी कम होता है। तो इस वजह से क्या होता है कि जब अगर किसी रीज़न की वजह से हीमोलाइसिस हो गई है तो जो है ये होगा कि इसके अंदर ना कॉन्जुगेशन नहीं हो पाएगी, तो इमेच्योर हेपेटिक सिस्टम होगा, और अपटेक, कॉन्जुगेशन और सिक्रेशन ऑफ बिलिरुबिन जो है उसके लिए ये अभी पूरा हेपेटिक सिस्टम इमेच्योर है। मतलब अभी तो वो दुनिया में आया है, अभी तो ये है कि बच्चे ने सांस लेना स्टार्ट किया अभी से ही, मतलब उसके ऊपर टफ़ कंडीशन। तो अगर किसी रीज़न की वजह से टफ़ कंडीशन आ जाती है, जैसे हेमोलाइसिस होता है, तो उसकी वजह से पूरा हेपेटिक सिस्टम इमेच्योर है, और इसकी वजह से जो है इनके अंदर बिलिरुबिन की इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, तो इनमें जो है लिमिटेशन होती है, सबस्ट्रेट की भी, एंजाइम की एक्टिविटी भी लो होती है, और उसके अलावा पूरा इनका इफेक्ट ये पड़ता है कि कॉन्जुगेशन ही नहीं हो रही ना, तो जो सीरम है ना, उसके अंदर अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। और हाई कितना होगा, मतलब जो नॉर्मल लेवल होता है हमने पढ़ा था, दैट इज़ 0.2 to 0.6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, लेकिन इनके अंदर 25 मिलीग्राम से भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब क्या होगा जब इनमें इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा ना छोटे बच्चों के अंदर, किस वजह से, क्योंकि एंजाइम की एक्टिविटी लो थी और सबस्ट्रेट जो है वो लिमिटेड था, और हेपेटिक सिस्टम पूरा इमेच्योर था, तो उसी वजह से सब हुआ। खैर, तो इनके अंदर बिलिरुबिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो हाइपर बिलिरुबिनेमिक टॉक्सिक इंसेफेलोपैथी हो जाएगी। ठीक है, अब ये क्या होता है भाई, इंसेफेलोपैथी कहते हैं हम लोग, अगर ब्रेन से रिलेटेड कोई पैथोलॉजी है तो उसे हम इंसेफेलोपैथी कहते हैं। ठीक है, अब ये हुआ कि बिलिरुबिन बहुत बढ़ गया था ना, तो उसने ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करना स्टार्ट किया और ब्रेन के अंदर दाखिल होने लग गया। तो ब्रेन में दाखिल होगा तो दैट वुड लीड टू सम पैथोलॉजी, तो उसे हम कहते हैं इंसेफेलोपैथी। ठीक है, तो हाइपर बिलिरुबिनेमिक यानी बिलिरुबिन के बढ़ जाने की वजह से जो टॉक्सिक इंसेफेलोपैथी, ब्रेन के अंदर पैथोलॉजी हो गई है, या इस कंडीशन को हम लोग कर्नेक्टेरिस भी कहते हैं, जिसको आप याद रखिएगा, ये बहुत अच्छा टर्म है, बहुत मेरा ख्याल है कि याद होना चाहिए कि कर्नेक्टेरिस हम किसे कहते हैं। ठीक है, और इस वजह से क्या होता है कि जो है मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है। ठीक है, बच्चों में होगी मेंटल रिटार्डेशन। अब इसको ट्रीट करने के लिए हम लोग जो है ड्रग देते हैं, दैट इज़ फिनोबार्बिटल। ठीक है, फिनोबार्बिटल देते हैं नियोनेटल जॉन्डिस की ट्रीटमेंट के लिए, और उसके अलावा ये है कि इस ड्रग की वजह से क्या होता है कि ये एंजाइम जो होते हैं ना, उनको इंड्यूस करता है, यानी उन्हें फोर्स करता है कि चलो अपना काम करो, तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा काम आ गया है। तो ये इंड्यूस करता है बिलिरुबिन मेटाबॉलाइजिंग एंजाइम्स को लिवर के अंदर, और उसके अलावा जो है ट्रांसफ्यूजन भी समटाइम्स करनी पड़ जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद ये हो गया है कि फोटोथेरेपी का बताया हुआ है कि ये क्या होता है। देखिए, बिलिरुबिन है ना, वो एक टॉक्सिक कंपाउंड है। ठीक है, अगर बढ़ रहा है तो ब्लड के अंदर, तो अगर हम उसे एक नॉन टॉक्सिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर दें तो कैसा, फिर तो सारी प्रॉब्लम ही हल। तो फोटोथेरेपी के ज़रिए हम लोग क्या करते हैं कि टॉक्सिक बिलिरुबिन को हम लोग कन्वर्ट करते हैं उसके आइसोमर के अंदर, दैट इज़ लुमिरुबिन। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि ब्लू लाइट को यूज़ करते हैं, उसको बिलिरुबिन है ना, उसको एक्सपोज करते हैं टू ब्लू लाइट, जिसकी वेवलेंथ बताई हुई है। दिस इज़ समथिंग वेरी एक्स्ट्रा पॉइंट, और याद करने की ज़रूरत नहीं है, तो दिस इज़ अनइम्पॉर्टेंट। तो ब्लू लाइट जो है उसके सामने हम एक्सपोज करते हैं, तो ये क्या होता है कि जो जॉन्डिस वाले पेशेंट होते हैं जिनमें बिलिरुबिन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है, ठीक है, तो नियोनेट्स जो होते हैं, जॉन्डिस वाले नियोनेट्स होते हैं, उनके अंदर हम लोग क्या करते हैं, ब्लू लाइट में उनको एक्सपोज करते हैं, जिसकी वजह से उनमें जो बिलिरुबिन है वो कन्वर्ट होता है लेस टॉक्सिक
या फिर जो है ना नॉन टॉक्सिक फॉर्म के अंदर अपने आइसोमर के अंदर, ठीक है, लुमिरुबिन के अंदर। और लुमिरुबिन जो है ना वो किडनी से भी इजीली एक्सक्रीटेड हो जाता है, ठीक है, अनकॉन्जुगेटेड फॉर्म के अंदर, यानी इसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती कि कॉन्जुगेट करना है या फला जैसे बिलिरुबिन में होता है। तो लुमिरुबिन में बस बिलिरुबिन को सिंपली आप क्या करो कि लुमिरुबिन में कन्वर्ट करो और उसके अलावा उसको एक्सक्रीट कर दो किडनी से, क्योंकि वो अनकॉन्जुगेटेड फॉर्म में एक्सक्रिएट हो जाएगा। उसके अलावा फोटो आइसोमराइजेशन एक टर्म हाईलाइट करके लिखा हुआ है। फोटो आइसोमराइजेशन का मतलब यही है कि हम लोग एक सब्सटेंस को उसके आइसोमर में कन्वर्ट कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ लाइट, ठीक है। तो फोटो आइसोमराइजेशन, तो हमने लाइट जब थ्रो की ब्लू लाइट तो बिलिरुबिन कन्वर्ट हो गया अपने आइसोमर लुमिरुबिन में। सो दिस इज सिंपली वेरी क्लियर, ठीक है। फिर उसके बाद ये बताया हुआ है कि जब इन बच्चों के साथ ये सब किया जाता है, यानी फोटोथेरेपी इनको दी जाती है, तो फिर हम इनको 12 से 24 घंटे के अंदर मॉनिटर करते रहते हैं, ठीक है, और ये देखते रहते हैं कि जो है ना मतलब तब तक फोटोथेरेपी करते रहते हैं जब तक कि बिलिरुबिन लेस देन 1 मिलीग्राम से कम नहीं हो जाता, ठीक है। फिर क्रिगलर-नजर सिंड्रोम टाइप 1 और टाइप 2, ठीक है। अच्छा देखें, अब इसमें क्या है कि होता ये है कि यहाँ पर ना क्लियरली लिखा नहीं हुआ लेकिन होता ये है कि ये कंजेनाइटल डिफेक्ट है, ठीक है। कंजेनाइटल यानी कि बाय बर्थ होगा। बाय बर्थ है यानी कि इसका क्या मतलब हुआ कि इनके अंदर ना ये होता है कि हेपेटिक एंजाइम UDP ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज नहीं होता, ये एंजाइम ही नहीं होता। जब ये एंजाइम नहीं होगा बाय बर्थ कंजेनाइटली, तो इनके अंदर कॉन्जुगेशन नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो इसी वजह से ये जो जॉन्डिस है, मतलब ये जो सिंड्रोम है ना, इसके अंदर जो जॉन्डिस होगा दैट इज़ नॉन हिमोलाइटिक, यानी कि वो RBC के टूटने की वजह से नहीं हो रहा, वो ड्यू टू सम कंजेनाइटल रीजन्स हो रहा है, ठीक है। तो UDP ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम ही नहीं है। तो हमें पता है UDP ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज 2 जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उनको ग्लूकुरोनिक एसिड के कॉन्जुगेट करवाते हैं। तो टाइप 1 के अंदर ये होता है कि ये बिल्कुल ही एंजाइम नहीं है, तो ये एक भी मॉलिक्यूल को कॉन्जुगेट नहीं करवाएगा ग्लूकुरोनिक एसिड के, ठीक है। तो बिलिरुबिन जिस फॉर्म में आया था उसी फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो इस वजह से इनके अंदर बिल्कुल भी कॉन्जुगेशन नहीं होती, बिल्कुल भी। और अच्छा, अब मैं आप बिल्कुल पे इतना गौर क्यों कर रही हूँ, क्योंकि टाइप 2 के ना हम पढ़ेंगे कि इसमें थोड़ी बहुत होती है कॉन्जुगेशन, वो कैसे होती है वो मैं बताती हूँ। तो इनमें बिल्कुल भी कॉन्जुगेशन नहीं होती है, और इस वजह से जब बच्चा पैदा होता है तो विदिन 2 ईयर्स ऑफ लाइफ जो है वो बेचारा बिलिरुबिन के सितम बर्दाश्त कर करके मर जाता है। फिर ये है क्रिगलर-नजर सिंड्रोम टाइप 2। अच्छा, टाइप 2 में क्या होता है, ये भी रेयर हेरिडिटरी डिसऑर्डर है, लेकिन ये टाइप 1 से कम खतरनाक होती है। और इसमें ये होता है कि इसमें हेपेटिक UDP ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज जो है ना वो होता है, और वो उसकी एबिलिटी कम हो जाती है, यानी वो 2 की जगह पे जो है ना 2 ग्लूकुरोनाइल ग्रुप जो है उनकी एडिशन कराता है, ठीक है। तो 2 की जगह पे वो सिर्फ 1 की करा पा रहा होता है, यानी सेमी कॉन्जुगेशन होती है इसके अंदर। तो इसकी एबिलिटी कम हो जाती है, ये सिर्फ एक ग्रुप को जो है कॉन्जुगेट करवा पाता है, दैट इज़ ग्लूकुरोनाइल ग्रुप होता है या ग्लूकुरोनिक एसिड है, उसको सिर्फ एक को कॉन्जुगेट करवा पाता है। तो सीरम बिलिरुबिन जो है ना उसके अंदर जो है कंसनट्रेशन जो होती है सीरम बिलिरुबिन की दैट इज़ लेस देन 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है, मतलब इतनी कम होती है। जो टाइप 1 होता है उसमें तो ऑलमोस्ट नियोनेटल फिजियोलॉजिक जॉन्डिस की तरह बहुत ज़्यादा 25 मिलीग्राम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन इनके अंदर सेमी कॉन्जुगेशन होती है तो काम चल जाता है। तो इसीलिए ये उससे कम खतरनाक है, और इसमें ये होता है कि एक मॉलिक्यूल की कॉन्जुगेशन हो जाती है और इसमें एंजाइम प्रेजेंट होता है, लेकिन उसकी एबिलिटी कम हो जाती है। फिर गिलबर्ट डिजीज़ है, ठीक है। अच्छा, अब इनके अंदर ना इंक्रीज अनकॉन्जुगेटेड ही करेगा, जैसे नियोनेटल के अंदर भी अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इंक्रीज कर रहा था, क्रिगलर-नजर के अंदर भी दोनों के अंदर अनकॉन्जुगेटेड ही इंक्रीज करेगा। फिर है गिलबर्ट डिजीज़, तो इसके अंदर ये एक सिंगल डिजीज़ नहीं है, इसमें मतलब बहुत दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिसऑर्डर। इसमें ये होता है कि अब जो है ना मतलब इसमें तो बिलिरुबिन के साथ जो होना होता है ना कुछ भी नहीं हो रहा था, जैसे ना लिवर ले पा रहा होता है बिलिरुबिन को, तो अपटेक भी नहीं हो पा रही होती है। अगर थोड़ा बहुत ले लिया तो उसकी कॉन्जुगेशन में मसला होगा, क्योंकि UDP ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज की एक्टिविटी भी कम हुई होगी। फिर उसके बाद हेपेटिक क्लियरेंस ऑफ बिलिरुबिन, यानी बिलिरुबिन यहाँ से बाइल कैनालिक्यूल के थ्रू बाइल उसमें गाल ब्लैडर के अंदर भी ना दाखिल नहीं हो पा रहा होगा। तो इसलिए बहुत कुछ इसमें ना मसला होता है, मतलब पूरा जो हमारा बिलिरुबिन के मेटाबॉलिज्म का सिस्टम है ना वो पूरा मफलूज हुआ होता है। तो अगर कहीं से पास आउट हो भी जाए बिलिरुबिन तो अगली जगह पे जाके फंस ही जाता है। तो दिस इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ, बाकी उसके अलावा यहाँ कुछ एक्स्ट्रा लिखा नहीं हुआ तो ये चैप्टर हमारा अल्लाह के फजलो करम से ख़त्म हो गया है।